Hello dear students, very good evening to everyone। सबसे पहले तो मैं उन छात्रों को बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने अपना स्थान, अपना सिलेक्शन पक्का किया है 69,000 में। मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबके उज्जवल भविष्य के लिए। और बाकी जो रह गए हैं मैं उनके साथ हूं, उनको भी शुभकामनाएं देनी है मुझे अगली बार। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे लेक्चर को देखते रहें, पढ़ते रहें, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिएगा। मैं आपके साथ हूं हर पल। मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि जो पहली सुपर टेट की भर्ती आई थी उसमें भी मेरे सहयोग से कहिए या मेरे सानिध्य में करीब 500 बच्चों का सिलेक्शन हुआ था। और इस बार भी इस बात की खुशी है कि अप्रोक्स 700 बच्चे सिलेक्ट हुए हैं जिनके लगातार फ़ोन और मैसेजेस मेरे पास आए हुए हैं। मैं एक एक नाम तो नहीं ले सकता हूं, लेकिन मेरी तरफ से सबके उज्जवल भविष्य की बहुत सारी कामनाएं हैं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वो सारे बच्चे जो इस जॉब में सिलेक्ट हुए हैं हमेशा खुश रहें और अपनी जिम्मेदारी का बहुत ईमानदारी के साथ निर्वाह करते रहें। मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से संदेश देना चाहता हूं कि आप भी याद रखना चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन के लिए मैंने क्लास में आप सबको बहुत अच्छे से बताया हुआ था चाइल्ड सेंटर्ड, क्योंकि आप जब अच्छा करेंगे तो सोचिए इस देश के बच्चे अच्छा करेंगे और देश अच्छा करेगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज का लेक्चर मैं शुरुआत करना चाहता हूं उन सभी बच्चों के लिए जो अभी भी तैयारी में हैं और जिनका ड्रीम है कि वो अगली भर्ती में अपना स्थान पक्का करेंगे। उनके लिए खास लेक्चर है। जितने बच्चे सीरियस हैं उन सब के लिए खास लेक्चर है। तो आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। शिक्षण से रिलेटेड पेडागोजिकल पोर्शन को कंप्लीट करते हुए आज का लेक्चर खास तौर से आपके शिक्षण और अधिगम के बीच के अंतर को कम करेगा। यह यूं कहिए एक ऐसा लेसन तैयार किया गया है, ऐसा लेक्चर तैयार किया गया जिसमें रिलेशनशिप डेवलप होगी टीचिंग में और लर्निंग में, राइट। खास तौर से डिजाइन ये लेक्चर है, आप अंत तक देखिए। लास्ट सेशन में क्वेश्चंस भी डिस्कस होंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, शिक्षण एवं अधिगम, राइट। चलिए देखते हैं शिक्षण अधिगम का रिलेशन कैसे बनता है। ये टारगेट करेगा सबसे पहले तो सी टेट के लिए, फिर इसके बाद जितनी भी टेट्स एग्जाम आ रही है जिनमें टीचिंग पूछी जा रही है, पेडागोजी पूछी जा रही है, उन सभी एग्जाम्स के लिए ये पैनेसिया का काम करेगा, जड़ी बूटी की तरह, रामबाण की तरह काम करेगा। इसलिए एक एक पॉइंट को समझने की कोशिश करना। अगर आपको कहीं डाउट है तो फिर कमेंट करिएगा मुझे, राइट। चलिए देखते हैं तो फिर आज का लेक्चर, शिक्षण एवं अधिगम। टीचिंग एंड लर्निंग, इनको हम अगर वन बाई वन आपसे कहूं कि मैंने शिक्षण को भी बहुत कुछ समझ लिया है और अधिगम को भी बहुत कुछ समझ लिया है, अब इनका इंटर रिलेशन क्या है ये चीज यहां समझना बाकी है। शिक्षण में क्या होता है, एक कुशल अध्यापक या अधिक स्किल्ड पर्सन कम स्किल्ड पर्सन में क्या करना चाहता है, वांछित व्यवहार लाना चाहता है। और अधिगम क्या है, व्यवहार परिवर्तन की प्रक्रिया है, प्रोसेस है। तो इन दोनों को इंटरव्यूइन किया गया है इस लेक्चर में। चलिए बढ़ते हैं अगले पेज पर। देखते हैं पहला पॉइंट, शिक्षण अंग्रेजी शब्द टीचिंग का हिंदी पर्यायवाची है। अब अंग्रेजी का वर्ड बहुत प्रयोग किया होगा आपने, टीचिंग 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 टीचिंग, राइट। लेकिन ये टीचिंग शब्द किससे जुड़ा हुआ है, टीचिंग शब्द ही आपका जुड़ा हुआ है शिक्षण से। शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया है, सोशल प्रोसेस है। कैसे, मैं आपको सिखा रहा हूं, आप भी किसी को सिखाएंगे और इससे क्या होगा, एक नए सभ्य समाज का निर्माण होगा। हमें भी तो किसी ने सिखाया है और ये क्रम लगातार चलता रहता है, समाज को, समाज के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए और समाज को अच्छा बनाने के लिए। क्लियर। अगला पॉइंट करा, शिक्षण को देश की शासन प्रणाली
सामाजिक दर्शन, मूल्य एवं वातावरण या परिस्थितियां प्रभावित करती हैं। राइट, एक एक पॉइंट देखिए आप। शिक्षण को देश की शासन प्रणाली बिल्कुल प्रभावित करती है। जैसा शासन होगा, शिक्षा की नीतियां, दिशा निर्देश सरकार के द्वारा तय होते, इसका मतलब शासन प्रणाली भी प्रभावित करती है। सामाजिक दर्शन, अब सच पूछा जाए, समाज का जो दर्शन है, जो विचार है समाज का, उसका भी असर पड़ता है टीचिंग पर। मूल्य, मोरल वैल्यूज की बात चल रही, नैतिक मूल्यों का भी असर पड़ता है टीचिंग पर। और वातावरण, परिस्थितियां भी प्रभावित करती हैं टीचिंग को, इन सब का प्रभाव पड़ता है। अब यहां से अगर सवाल पूछा जाएगा तो नेगेटिव पूछा जाए, शिक्षण पर किसका प्रभाव नहीं पड़ता है, तो आई होप सबका प्रभाव पड़ता है, ऐसा कुछ भी नहीं है जिसका प्रभाव नहीं पड़ता है शिक्षण पर। राइट, यहां तक क्लियर हुआ? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर। अगला पॉइंट देखते हैं। विभिन्न दर्शनों, संस्कृतियों तथा देश के सामाजिक स्वरूप के आधार पर शिक्षण को मुख्य रूप से 3 प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये। इंडिविजुअल पूछा जा सकता है कि शिक्षण को मुख्य रूप से अगर नॉर्मल पूछा जाता है तो बहुत सारे प्रकार होंगे, बहुत प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है शिक्षण को। लेकिन मेनली अगर पूछा जाता है, मुख्य रूप से पूछा जाता है, तो डियर स्टूडेंट्स, शिक्षण को मुख्य रूप से सिर्फ और सिर्फ 3 प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। आप देख पा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ 3 प्रकार से वर्गीकृत किया जा रहा है। पहला है आपका एक तंत्रात्मक शिक्षण प्रणाली, ऑटोक्रेसी टीचिंग बोलते हैं इसे। समझ पा रहे होंगे? एक तंत्रात्मक, एक व्यक्ति होता है जो पूरा तंत्र को, शिक्षण के तंत्र को नियंत्रित करता है। दूसरा है आपका लोकतंत्रात्मक शिक्षण प्रणाली, इसे डेमोक्रेटिक बोलते हैं। और तीसरा है यहां पर अंतिम, हस्तक्षेप रहित शिक्षण प्रणाली। ये 3 प्रकार के वर्गीकरण है किसके? टीचिंग के हैं। इनको और बेहतर समझने के लिए, डिटेल समझने के लिए एक एक को क्लियर करते हैं। तो ठीक है, फिर बढ़ते हैं अगले पेज पर और देखते हैं एक तंत्रात्मक शिक्षण में क्या क्या चीजें होती हैं। राइट, चलिए देखते हैं एक तंत्रात्मक शिक्षण प्रणाली, ऑटोक्रेसी टीचिंग। यहां सिंपल सा शब्द समझिए, ऑटो से लिया गया, ऑटो सेल्फ, आप जैसा कर पा रहे हो वैसा। इसमें शिक्षण प्रक्रिया शिक्षक प्रधान, अब देखेंगे आप, टीचर डोमिनेटिंग होती है। यह शब्द बहुत प्रयोग किया गया, टीचर डोमिनेटिंग। अब सिंपल सा सवाल है कि शिक्षण की वो कौन सी प्रक्रिया है जिसमें शिक्षक डोमिनेटिंग होता है, शिक्षक प्रधान होता है, शिक्षक मुख्य भूमिका में होता है। शायद क्लियर हो रहा होगा। ये कौन सी है आपकी? एक तंत्रात्मक शिक्षण प्रणाली कहलाती है। बिल्कुल शासन प्रणाली के आधार पर लिया गया है। ऑटोनोमस, ऑटोक्रेसी जहां होता, एक व्यक्ति सरकार चला रहा होता, टीचिंग में भी ऐसा ही होता। एक टीचर है और टीचर क्या कर रहा है? टीचर मुख्य है, प्रधान है, डोमिनेंट है। आगे क्या है? शिक्षक कक्षा में आदर्श माना जाता है, आइडियल है। अब देखेंगे ये पॉइंट बेसिक जुड़ा हुआ है आपका आदर्शवादी शिक्षा से। आदर्शवादियों का मानना क्या है? त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव। राइट, गुरु तुम ही सब कुछ हो, मेरे भाग्य विधाता, मेरे जीवन नैया के खेवनहार, तुम जैसा बताओगे मैं वैसा पालन कर लूंगा। तो इस टाइप की टीचिंग कौन सी है आपकी? एक तंत्रात्मक है। आगे देखते हैं, शिक्षक अपने विचार बलपूर्वक थोपता है, डंडी वाला अनुशासन। पनिशमेंट कैसे चलता था? डंडे से रटाया जाता था। राइट, टीचर कुछ भरकर लाया अपने मस्तिष्क में, सोच कर आया मस्तिष्क से, और उसने सोचा कि बच्चे खाली मस्तिष्क वाले हैं, इनके खाली मस्तिष्क में जो मैं लाया हूं वो जबरदस्ती इनके मस्तिष्क में स्टफ कर देता हूं, ठूस देता हूं। और ये प्रोसेस किसमें होता? एक तंत्रात्मक में होता। तो आप देखेंगे शिक्षक अपने विचारों को बलपूर्वक, ताकत से, फोर्सली
किसको थोप देता है? स्टूडेंट्स को थोप देता है। ऐसी टीचिंग होती है? हाँ जी, कई सारे विद्यालयों में अब तक ये सब होता है। कुछ टीचर ऐसे होते हैं जो डंडे के बल पर नहीं मानते वो किसी भी शताब्दी चाइल्ड सेंटर्ड है, अभी भी अपने पुराने रवैये पे टिके पड़े हुए हो। अगला पॉइंट करा, शिक्षण व्यवस्था शिक्षक केंद्रित होते हुए केवल स्मृति स्तर तक। आपने लास्ट चैप्टर पढ़ा शिक्षण के स्तर, तो देखेंगे स्मृति स्तर तक, राइट? किसका है स्मृति स्तर? हार्वर्ड तक ही सीमित रहती है। शिक्षक सक्रिय भूमिका में रहता है। बस शिक्षक पहलवानी कर रहा, बोर्ड के सामने इधर से उधर कूद रहा, उधर से इधर कूद रहा, कभी इधर जंप लगा रहा, कभी उधर जंप लगा रहा, और बच्चों को बार बार फोर्स कर रहा कि जो मैं कह रहा हूं वही सही है, इसे समझो, इसे भरो, इसे करो। आपका मेंटल स्टेटस कुछ भी हो, क्यों ना अलग अलग आईक्यू के बच्चे हों, लेकिन वो ये चीजें नहीं देखता है। बस वो जो लेकर आया वो उसे थोपना चाहता, किसको? स्टूडेंट्स को थोपना चाहता। और ये प्रोसेस टीचिंग की कौन सी बन जाती है? एक तंत्रात्मक ऑटोक्रेसी बन जाती है। आई होप बहुत कुछ क्लियर पॉइंट हुए होंगे यहां पर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर। दूसरा देखते हैं, लोकतंत्रात्मक शिक्षण, डेमोक्रेटिक टीचिंग। लोकतंत्र से आप समझ पा रहे हो? लोकतंत्र की परिभाषा अगर सरकार की दृष्टि से देखी जाती, गवर्नमेंट की दृष्टि से देखी जाती है, तो जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा, ऐसा ही तो होता है। तो यहां पर क्या है? टीचिंग में देखेंगे, शिक्षण की यह प्रणाली मानवीय संबंधों पर आधारित होती है। उससे बेहतर है ये एक तंत्रात्मक से। यहां किसका ख्याल रखा गया? मानवीय संबंधों का ख्याल रखा गया, मानवीय संबंधों पर आधारित होती है। और यही छोटे छोटे प्रश्न है डियर स्टूडेंट्स, मानवीय संबंधों पर आधारित शिक्षण प्रणाली कौन सी होती है? एक तंत्रात्मक, लोकतंत्रात्मक, बहुतंत्रात्मक? तो कौन सा हो रहा? लोकतंत्रात्मक हो रहा। इसमें शिक्षक व छात्र दोनों सक्रिय रहते हैं। एक तंत्रात्मक से बेहतर है, इसमें टीचर भी सक्रिय रहता है और स्टूडेंट भी सक्रिय रहता है, दोनों, क्योंकि मानवीय संबंध में दोनों गुथे हुए हैं, टीचर भी है और छात्र भी है। अगला पॉइंट, शिक्षण की यह प्रणाली द्विपक्षीय, देख लो आप, बाइपोलर कहिए, द्विपक्षीय अंतःक्रिया पर आधारित होती है। दो पक्ष कौन कौन से हैं? टीचर है और स्टूडेंट है, दो पक्षों पर आधारित है ये। क्लियर हुआ? आगे और देखते हैं, यह शिक्षण छात्र केंद्रित होता है। अब देखेंगे कौन सा? लोकतंत्रात्मक कैसा है? छात्र केंद्रित है, बाल केंद्रित है, छात्र केंद्रित। वर्तमान में अगर पूछा जाता हम इसी पर फोकस कर रहे हैं, छात्र केंद्रित पर। शिक्षक एवं छात्र दोनों ही एक दूसरे के व्यक्तित्व को प्रभावित करने का प्रयत्न करते हैं। दोनों। ख्याल किसका होता है? छात्रों का होता है, क्योंकि सेंटर में कौन है? एजुकेशन के, टीचिंग के, स्टूडेंट है। अगला पॉइंट करा, शिक्षक पथ प्रदर्शक अथवा निर्देशक के रूप में कार्य करता। देख लो आप, सारे पॉइंट्स यहां से मिल रहे हैं डियर स्टूडेंट्स। निर्देशक कितनी बार आपको बोला, अब बताओ कोई डाउट रह रहा है? फिर क्यों पेडागोजी के सवाल गलत होंगे अगर ये सारे पॉइंट्स हमको आते होंगे, राइट? तो हम रूट तक चल रहे हैं। शिक्षक पथ प्रदर्शक है, मार्गदर्शक है, निर्देशक है। इसलिए वो क्या करता है? प्रदर्शक अथवा निर्देशक के रूप में कार्य करता है और स्व अनुशासन पर बल दिया जाता है। टीचर भी स्व अनुशासन को पालन करता है और बच्चे भी स्व अनुशासन पर ही फोकस कर रहे होते हैं। डंडे का प्रयोग नहीं हो रहा है यहां पर। स्वतंत्रता, समानता तथा अभिव्यक्ति प्रदर्शन के मूल्यों का पूर्ण सम्मान किया जाता है। आ गया आपका छात्रों को सक्रिय करके सीखने वाला सिद्धांत। स्वतंत्रता दी जाती, स्वतंत्रता का सिद्धांत लगा, समानता, समानता का सिद्धांत, अभिव्यक्ति प्रदर्शन करके सीखने से मूल्यों का पूर्ण सम्मान किया जाता है हर बच्चे को, राइट? आई होप क्लियर हुआ होगा। तो दो क्लियर हो गए आपका, एक तंत्रात्मक और दो तंत्रात्मक। आपसे पूछा जाए कौन सा आपको अच्छा लग रहा है, एक तंत्रात्मक या दो तंत्रात्मक? दो तंत्रात्मक मतलब लोकतंत्रात्मक। तो लोकतंत्रात्मक आज की डेट में प्रिफर किया जाएगा। निगेटिव पर कौन जाएगा? नकारात्मक पहलू पर कौन जा रहा है? एक तंत्रात्मक। पुराना है, ट्रेडिशनल है, वक्त चले गए उसके। हाँ, ये बात अलग है, अगर अभी भी आपके मेंटल सेट अभी भी वैसे ही हैं, आई विल स्टार्ट, आई विल फिनिश, तो सोच लेना ये कौन सा है? एक तंत्रात्मक है।
मैं कई सारे टीचर्स को जहां तक जानता हूं उनमें कई सारे टीचर्स का ये एक टैग वर्ड रहता है, आई विल स्टार्ट आई विल फिनिश। आप देख लो कैसे वाले टीचर की श्रेणी में जाओगे, राइट। मैं 100% चाइल्ड सेंटर्ड को फॉलो करता हूं, इसलिए मेरा ध्यान भी आपकी तरफ सिर्फ इसलिए जाता है कि आप भी अपनी टीचिंग में चाइल्ड सेंटर्ड को ही फोकस करें, राइट। प्रॉब्लम सारी एग्जाम की सॉल्व हो जाएंगी, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, और प्लस आपकी टीचिंग में आपके लिए बहुत अच्छा चांस भी रहेगा। आपका करियर, आपकी जॉब में आपको अच्छे तरीके से जाना जाएगा, रिस्पेक्ट दिया जाएगा और आप अच्छा कर पाएंगे। क्लियर होता होगा यहां पर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर। हस्तक्षेप रहित शिक्षण, आप नाम से ही समझेंगे आप, लाइसेंस फेयर टीचिंग है ये। हस्तक्षेप रहित, यहां पर कोई किसी को इंटरफेयर नहीं करता है, ये मॉडर्न जमाने की टीचिंग है, अत्याधुनिक टीचिंग कहिए आप यहां पर। यह शिक्षण प्रणाली कार्य तथा संबंध केंद्रित होती है। इसमें देखेंगे किसका किसका रिलेशन होता, किसी पर्टिकुलर कार्य से है और उसका रिलेशन, इस पर सेंटर्ड होती है यह शिक्षण प्रणाली में शिक्षक एक मित्र के रूप में कार्य करता है। अब इसका भी पॉइंट शामिल है आपका समावेशी में, एनसीएफ में, शिक्षक मित्रवत भूमिका में। तो सच पूछा रहा है 21वीं शताब्दी में दो शिक्षण प्रणालियों को मिलाकर बच्चों को सिखाने की कोशिश की जा रही है। एक तो लोकतंत्रात्मक और दूसरी कौन सी है, हस्तक्षेप रहित। दोनों को मिक्सअप करके नए जमाने की टीचिंग में बच्चों को सिखाने की कोशिश की जा रही है। इसलिए एनसीएफ पूछता है कि शिक्षक की भूमिका कैसी होनी चाहिए, मित्रवत होनी चाहिए, मित्र जैसी। क्लियर हुआ। छात्र अधिक सक्रिय एवं क्रियाशील होते हैं। इस प्रणाली में छात्र कैसे होते हैं, छात्र अधिक सक्रिय होते हैं और क्रियाशील होते हैं। छात्रों को विभिन्न समस्याओं को सुलझाने के लिए अधिक से अधिक अवसर उपलब्ध कराए जाते हैं, ज्यादा से ज्यादा चांस होते हैं कि वो समस्याओं को सॉल्व करें, इसलिए वो ज्यादा सक्रिय होते हैं टीचर से, राइट। अगला पॉइंट देखते हैं, छात्रों की रचनात्मक क्षमताओं के विकास की ओर अधिक बल दिया जाता। आ गया क्रिएटिविटी का गुण, छात्रों के देख लो आप, सृजनात्मक क्षमताओं का ये, रचनात्मक क्षमताओं के, एक ही बात है। क्रिएटिव पावर्स को डेवलप करने पर अधिक बल दिया जाता है, मोर एम्फेसिस किया जाता है। अगला पॉइंट है, इस शिक्षण प्रणाली में छात्र अधिक जिज्ञासु होते हैं, सक्रिय खोजकर्ता होते हैं। ये सारे पॉइंट यहां से, तो ये भी क्लियर हुआ। अगला पॉइंट करा, शिक्षक केवल एक फैसिलिटेटर का कार्य करता है। देख लो डियर स्टूडेंट्स, वरना आप ढूंढते रहोगे कहां पर मिलेंगे ये पॉइंट्स। टीचर केवल एक सुविधा प्रदाता है, यही वाला तो पॉइंट है, फैसिलिटेटर सुविधा प्रदाता है, सीखने सिखाने की परिस्थितियां तैयार करता है। तो अगर सच पूछा जाए, ये वाला भी मिक्सअप है आपका वर्तमान टीचिंग प्रणाली में, टीचिंग प्रोसेस में, जिसमें शिक्षक की भूमिका अक्सर पूछी जाती तो कैसी होती है। आप देखो, परामर्शदाता होती, निर्देशक होती, पथ प्रदर्शक होती, सहानुभूति होती है, मित्रवत होती है, सुविधा प्रदाता होती। ऑल दीज पॉइंट्स कैरी इन दिस मेथड, राइट। आई होप क्लियर हुआ होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर। अब देखते हैं आपका अगला सेशन, जिसमें बताया जा रहा है शिक्षण के कुछ अन्य प्रकार भी होते हैं। कम इंपॉर्टेंट है लेकिन फिर भी समझना है हमें कि शिक्षण के कुछ अन्य प्रकार भी होते हैं इन तीन के अलावा। पहला कौन सा था आपका, आपको याद होगा, एक तंत्रात्मक है, दूसरा कौन सा है, लोकतंत्रात्मक है, तीसरा कौन सा, हस्तक्षेप रहित है। इन तीन मुख्य प्रकार के शिक्षणों के अलावा भी कुछ और प्रकार होते हैं, उनको भी एक एक करके समझते हैं। तो इसमें पहला प्रकार कौन सा आ रहा है, शिक्षण उद्देश्यों के आधार पर शिक्षण के प्रकार। अब टीचिंग के ऑस्पेक्टिव्स हैं, ये पर्पस भी हैं, उद्देश्य भी हैं, उनके आधार पर भी शिक्षण के कुछ प्रकार बांटे गए हैं, उनमें देखेंगे। इस आधार पर शिक्षण के तीन प्रकार होते हैं। पहले भी आप तीन प्रकार ही पढ़कर आए, तो मोस्टली अगर किसी आधार पर, किसी भी आधार पर शिक्षण के प्रकार पूछे जाते हैं डियर स्टूडेंट्स, तो आप एक चीज याद रखना, हर जगह तीन लेवल ही बांटे गए हैं। यहां पर भी आप देखेंगे शिक्षण के तीन प्रकार बताए गए। पहला कौन सा, ज्ञानात्मक बताया गया है, कॉग्निटिव। लेकिन ये कौन सा है आपका, शिक्षण उद्देश्य के आधार पर, शिक्षण के उद्देश्य क्या क्या होते हैं। तो बच्चों में ज्ञानात्मक पक्ष का विकास करना होता है,
कॉग्निटिव लेवल हो गया। अगला है आपका भावात्मक, अफेक्टिव लेवल हो गया। और तीसरा कौन सा होता है आपका मनोगत्यात्मक, साइकोमोटर होता है। ये 3 प्रकार के शिक्षण उद्देश्य के आधार पर बांटे गए हैं। मे भी इनका क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और क्वेश्चन सिर्फ इतना हो सकता है कि शिक्षण उद्देश्यों के आधार पर शिक्षण के कितने प्रकार होते हैं। आपका आंसर 3 होगा, और अगर निगेटिव में पूछा जाता तो 3 ये होंगे, एक कहीं और से डाला जा सकता है। तो शिक्षण उद्देश्यों के आधार पर शिक्षण का पहला प्रकार कौन सा है, ज्ञानात्मक है, कॉग्निटिव है, दूसरा कौन सा भावात्मक है, और तीसरा कौन सा मनोगत्यात्मक। आप इसको बीएस ब्लूम के शिक्षण उद्देश्यों के आधार पर भी याद कर सकते हो। वहां पर भी पहला ज्ञानात्मक है, भावात्मक है, क्रियात्मक जहां लगा है उसको छोड़ देंगे तो यहां मनोगत्यात्मक लगा हुआ है। राइट, इस तरह से ये क्लियर होता है। चलिए बढ़ते हैं एक और प्रकार, एक और वर्गीकरण देखने के लिए अगले पेज पर। अगला है आपका शिक्षण स्तर के आधार पर शिक्षण के प्रकार। इस आधार पर भी शिक्षण के 3 प्रकार माने गए हैं। किस आधार पर, शिक्षण स्तर के आधार पर। और लास्ट चैप्टर आपका जो अपलोड हुआ है वो शिक्षण के स्तर ही आपको अपलोड किया गया। शिक्षण के 3 स्तर होते हैं। पहला कौन सा है, स्मृति स्तर। दूसरा कौन सा है आपका बोध स्तर है, और तीसरा कौन सा है चिंतनशील स्तर अथवा चिंतन स्तर है। इसमें भी अलग अलग पूरी तरीके से आपको समझाया गया। जिन बच्चों ने ये नहीं समझा है लास्ट वीडियो देख लें, उनका ये डाउट भी क्लियर हो जाएगा कि शिक्षण के 3 स्तर हैं, किसने किसने कौन कौन सा दिया है और कौन कौन सा मॉडल दिया है टीचिंग का। हार्वर्ड, मॉरिसन और मॉरिस पी हंट, 3 नाम आते हैं। डिटेल जानकारी के लिए आप लास्ट लेक्चर प्लेलिस्ट में है, आप देखिएगा। ठीक है, तो शिक्षण स्तर के आधार पर भी शिक्षण के कितने प्रकार हैं, 3 प्रकार होते हैं। चलिए कुछ और प्रकार हैं, आगे देखते हैं। शिक्षण स्वरूप के आधार पर शिक्षण के प्रकार। शिक्षण के स्वरूप के आधार पर भी शिक्षण के कितने प्रकार हैं, 3 प्रकार यहां पर भी माने गए हैं। पहला है आपका वर्णनात्मक, डिस्क्रिप्टिव टीचिंग। दूसरा कौन सा होता है, निदानात्मक, डायग्नोस्टिक होता है। और तीसरा कौन सा होता है, उपचारात्मक शिक्षण होता है, रिमीडियल टीचिंग जिसे कहते हैं। तो आपने इनके नाम सुने होंगे। अब ये 3 प्रकार मोस्टली वर्णनात्मक, निदानात्मक और उपचारात्मक, ये 3 प्रकार के शिक्षण किस आधार पर बांटे गए हैं, शिक्षण के स्वरूप के आधार पर बांटे गए। राइट, क्लासरूम में क्या करता है, एक टीचर एक्सप्लेनेशन करता है, पढ़ाता है ओरली, निदान करता, डायग्नोस्टिक। राइट, और क्या करता है, उपचार भी करता। यहां निदान और उपचार में थोड़ा सा अंतर। निदान में हम जान लेते कारण बच्चों की असफलताओं का, और उपचार में क्या होता है, डायरेक्ट ट्रीटमेंट करते कि जो कमियां हैं उनको कैसे कंप्लीट किया जाए, उनको कैसे इंप्रूव किया जाए। तो ये 3 प्रकार थे आपके शिक्षण स्वरूप के आधार पर शिक्षण के प्रकार। क्लियर हुआ होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर। एक और प्रकार है शिक्षण का, शिक्षण के वर्गीकरण का, शैक्षिक व्यवस्था के आधार पर। बहुत यहां से इंटरनल भी सवाल पूछे जाते हैं। शैक्षिक व्यवस्था के आधार पर भी शिक्षण के 3 प्रमुख प्रकार बताए गए हैं। पहला औपचारिक शिक्षण है, फॉर्मल टीचिंग जिसे बोलते हैं। दूसरा अनौपचारिक है, इनफॉर्मल टीचिंग बोली जाती है। और तीसरा निरौपचारिक है, नॉन फॉर्मल टीचिंग। 2 आपने बहुत सुने होंगे, औपचारिक और निरौपचारिक। सीटेट में यहां से सवाल जरूर पूछते हैं औपचारिक निरौपचारिक को लेकर। राइट, और तीसरा कौन सा है, निरौपचारिक है। औपचारिक, अनौपचारिक, निरौपचारिक 3 होते हैं, फॉर्मल, इनफॉर्मल, नॉन फॉर्मल। तीनों में थोड़ा सा अंतर है। बच्चे अगर कंफ्यूज नहीं होते हैं तो आसानी से कर लेते हैं, वरना अगर कंफ्यूजन होता तो कहीं ना कहीं उनको लगता है कि कोई दिक्कत है। औपचारिक में क्या होता है, इसमें जो क्लासरूम टीचिंग होती है, एक टीचर प्लान करके, समय निर्धारित करके, पाठ्यक्रम निर्धारित करके, उद्देश्य निर्धारित करके जो टीचिंग करता है वो कौन सा होता है आपका, वो आपका औपचारिक शिक्षण होता है, क्लासरूम टीचिंग कहिए आप। राइट, अनौपचारिक में क्या होता है, कुछ चीजें निर्धारित होती हैं, सारी चीजें नहीं, कुछ चीजें निर्धारित होती हैं। और निरौपचारिक में क्या होता, कुछ निर्धारित नहीं होता, समाज के द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा या फिर सोशल गैदरिंग के द्वारा
संचार माध्यमों के द्वारा जो बच्चे सीख लेते हैं वो तीसरे में जाता है। इनके लिए कुछ पॉइंट्स और हैं, आइए समझते हैं। औपचारिक शिक्षण में वह शिक्षण या शिक्षा जिसमें पूर्व निश्चित पाठ्यक्रम को, प्री डिसाइडेड है, पहले से निश्चित पाठ्यक्रम को परंपरागत एवं नैतिक मूल्यों तथा शिक्षण विधियों एवं समय सारणी के अनुसार किसके द्वारा सिखाया जाता? अध्यापकों द्वारा विद्यालय में पढ़ाया जाता। यही मैं आपको पहले बता चुका हूं। शिक्षण की वो प्रक्रिया जो निश्चित उद्देश्यों को पूरा करने के लिए निश्चित समय में, निश्चित पाठ्यक्रम में, निश्चित विधियों के द्वारा एक शिक्षक के द्वारा विद्यालय में दिया जाता है, वो कौन सा होता है? औपचारिक है, फॉर्मल है। क्लियर हुआ? यहां से बस इतना ही सवाल पूछा जा सकता है कि औपचारिक शिक्षण कौन सा होता है, जिसके लिए निश्चित पाठ्यक्रम, विद्यालयी शिक्षा, राइट? ऐसे शॉर्ट में कह सकते हो आप। अगला है आपका अनौपचारिक। इसमें क्या होता? छात्रों की आवश्यकताओं अथवा परिस्थितियों के अनुरूप लचीली शिक्षा व्यवस्था होती है। किसके अनुसार? छात्रों की नीड्स के अकॉर्डिंग, छात्रों की परिस्थितियों के अकॉर्डिंग लचीली। डॉक्ड नहीं है कि नहीं एक साल में ही पूरा करना है, नहीं तो फेल पास रह जाओगे, अरे हो जाओगे तो हो जाओगे, अगले बार कर लेना, राइट? फ्लेक्सिबल प्रोसीजर है। इसमें क्या होता? सिंपल पूछा जाए, छात्रों की सुविधाओं, सुख सुविधाओं का ख्याल रखते हुए उनके लिए यह तैयार किया गया टीचिंग होता है। तो इसे क्या कहते हैं? अनौपचारिक कहते हैं। तीसरा कौन सा था आपका? निरौपचारिक था। देखेंगे आप, नॉन फॉर्मल। वह शिक्षा व्यवस्था अथवा शिक्षण व्यवस्था जिसके अंतर्गत बालकों के द्वारा अपने वातावरण, अब देखिए यहां पर स्टूडेंट सेल्फ लर्नर है। किससे सीख रहा? वातावरण से, परिजनों, समाज, संचार साधन, धर्म आदि के द्वारा संपन्न किए जाने वाले ज्ञानों को सीख रहा है वो। अब इनके लिए कोई विद्यालय नहीं होते हैं, और ये एक ब्रॉड है, जीवन पर्यंत चलता रहता है। यही पैटर्न आपका सोशल गैदरिंग में सीखा जाता है, सामाजिक अधिगम से सीखा जाता है। सिंपल समझिए आप। तो सबसे बड़ा है ये। तीनों क्लियर हो गए होंगे, आई होप। ओके, चलिए पढ़ते हैं तो नेक्स्ट पेज पर। शिक्षण की महत्वपूर्ण परिभाषाएं मुझे लगता है बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए मैंने सबमिट किया है। स्किनर की परिभाषा, शिक्षण पुनर्वलन की आकस्मिकताओं का क्रम है। बहुत शॉर्ट टर्म है, ये कोटेशन की तरह परिभाषाएं हैं, बहुत बहुत पूछी जाने वाली परिभाषाएं हैं ये। स्किनर की परिभाषा, शिक्षण पुनर्वलन से संबंधित है, इसलिए आकस्मिकताओं, राइट? स्मिथ का कहना है शिक्षण एक उद्देश्य निर्देशित क्रिया है। गेज का कहना है शिक्षण एक प्रकार का पारस्परिक प्रभाव है जिसका उद्देश्य दूसरे व्यक्ति के व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाना होता है। तीनों परिभाषाएं कोटेशन की तरह हैं। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं कि ये सारी की सारी परिभाषाएं बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आप इन्हें आइडेंटिटी करने की कोशिश करेंगे। पुनर्वलन की आकस्मिकताओं से स्किनर को, उद्देश्य निर्देशित शिक्षण स्मिथ है, और पारस्परिक प्रभाव से किसको? गेज को, राइट? कुछ परिभाषाएं मैं टीचिंग के लेक्चर में ऑलरेडी बता चुका था, ये जो छूटी हुई थी इन्हें भी हमने पूरा किया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर। शिक्षण की प्रकृति एवं विशेषताएं। अब क्या क्या नेचर होता है टीचिंग का, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, उनको समझने की कोशिश करो। शिक्षण कला एवं विज्ञान दोनों होता है। अगर आ जाता है तो आर्ट है, साइंस है, और नहीं आता तो सोच लेना बच्चों के लिए बहुत मुसीबत है। आपके लिए तो हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जॉब हो सकती है, आप टीचर बन गए। लेकिन अगर आपने टीचर बनकर टीचिंग का स्किल नहीं ले पाया तो सोच लीजिए वो ना तो साइंस रह पाएगी ना आर्ट रह पाएगी। अब दोनों को समझिए। कला क्यों है? क्योंकि बहुत सारे स्किल्स का प्रयोग किया जा रहा है, इसलिए आर्ट है ये। साइंस क्यों है? क्योंकि टेक्नोलॉजी साथ साथ चल रही है, इसलिए साइंस भी है। तो जब कभी पूछा जाए शिक्षण कला है या विज्ञान, तो याद रखिएगा दोनों आएगा, कला और विज्ञान दोनों है। अगला पॉइंट करा शिक्षण जनतंत्रीय आदर्शों पर आधारित रहता। मैं पहले ही बता चुका हूं, मैं आपको सिखा रहा हूं, आप भी किसी को सिखाओगे और वो भी किसी को सिखाएंगे। लगातार ये प्रोसेस
एक अच्छे समाज के निर्माण के लिए की जा रही होती है। तो इसलिए कैसा शिक्षण जनतंत्रीय आदर्शों पर आधारित है। आपसे कोई कहने नहीं आएगा अच्छा करिए, आपको खुद करना पड़ेगा। शिक्षण निर्देशात्मक होता है। आप देखेंगे डायरेक्शंस दिए जाते हैं, बच्चों को समझाया जाता है, फांसी का फंदा नहीं लगाया जाता कि नहीं करना है वरना बंदूक की गोली मार दूंगा, ऐसा कुछ। टीचर खड़ा है रिवॉल्वर लेकर, कर तो कर बच्चे, नहीं तो शूट आउट कर देंगे, ऐसा नहीं है भाई। निर्देशात्मक है, बच्चों को निर्देश पालन सिखाया जाता है। टीचर क्या करता है, निर्देश देता है, और शिक्षक क्या, शिक्षक निर्देश देने के बाद बच्चों से ये उम्मीद करता है कि बच्चे उनका अनुपालन करेंगे। तो इसलिए शिक्षण निर्देशात्मक होता है। अगला पॉइंट करा, एक अच्छा शिक्षण प्रगतिशील होता, प्रोग्रेसिव ऑलवेज। अगर प्रगति नहीं हुई तो काहे का शिक्षण। टीचिंग में नई नई टेक्निक्स का प्रयोग, मेथड्स का प्रयोग, ये सब कुछ क्या दर्शाता है, प्रगति को दर्शाता है, राइट। अगला पॉइंट कह रहा आपका, शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया है, जनतंत्रीय आदर्शों पर सामाजिक प्रक्रिया है, सोशल प्रोसेस है, राइट। अगर आप टीचर से नहीं मिल पा रहे हो, विद्यालय से नहीं जा पा रहे हो, तो भी तो आपको समाज सिखाने की कोशिश कर रहा है। दैट्स व्हाई मां को पहला टीचर कहा गया। पहली पाठशाला बच्चे की क्या है, घर है। घर से लेकर समाज तक सिखाने का काम करता है। जरूरी नहीं, बहुत सारे बच्चे जो स्कूल नहीं जा पाते वो नहीं सीख पाते हैं, सब सीखते हैं। किसके द्वारा, समाज के द्वारा सीखते हैं। तो इसलिए टीचिंग सामाजिक प्रक्रिया है। जैसे स्कूल की टीचिंग की बात करते हैं वो हम आपको पहले ही बता चुके, फॉर्मल है, औपचारिक है, संकुचित समय तक चलती है। क्लियर हुआ। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर। अब देखते हैं अधिगम का अर्थ एवं प्रकृति। शिक्षण अधिगम कैसे कनेक्ट होते हैं। अधिगम आप कई बार पढ़ चुके हो, इसलिए कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स को शामिल करते हुए केवल रिलेशंस तय करने हैं हमें, किसके बीच में, टीचिंग और लर्निंग के बीच में। बाकी अधिगम का चैप्टर धीरे धीरे अपलोड हो गया है, कुछ और जो बचे हुए वो भी अपलोड हो जाएंगे आपके। पहला पॉइंट करा, अधिगम सीखने की एक व्यवस्था है। अधिगम को क्या बोलते हैं, सीखने की व्यवस्था, प्रोसेस ऑफ लर्निंग है। ये सीखते हैं व्यवहार परिवर्तन के लिए। अगला पॉइंट करा, सीखने के मनोविज्ञान को, अब देखेंगे सीखने के मनोविज्ञान को ही क्या कहा जाता, अधिगम मनोविज्ञान की संज्ञा दी जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट, अधिगम मनोविज्ञान की संज्ञा किसे दी जाती है, सीखने के मनोविज्ञान को। एक अच्छे एवं सुव्यवस्थित शिक्षण का उद्देश्य एक अच्छा अधिगम ही होता है। अब शिक्षण इसलिए जुड़ा है, ये देखिए आ गया पॉइंट आपका। एक अच्छे एवं सुव्यवस्थित शिक्षण, एक अच्छा होना चाहिए, प्रभावी होना चाहिए, व्यवस्थित होना चाहिए, जिसका उद्देश्य क्या है, अच्छा अधिगम। शिक्षण ये उद्देश्य तय करता है कि आपका अधिगम भी अच्छा होना चाहिए। तो अच्छा प्रभावी शिक्षण जब होगा तो लर्निंग कैसी होगी, लर्निंग भी अच्छी होगी, लर्निंग भी प्रभावी होगी। और अगर शिक्षण ही खराब होगा तो सोच लेना लर्निंग भी खराब होगी। किससे नियंत्रित होती है, टीचिंग से। अधिगम सदैव उद्देश्यपूर्ण तथा लक्ष्योन्मुखी होता है। अधिगम का अपना एक उद्देश्य होता है, लक्ष्य होता है। बिना उद्देश्य और बिना लक्ष्य के अधिगम नहीं होता है। यह है अधिगम का अर्थ और अधिगम की प्रकृति। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर। अधिगम के प्रमुख लक्षण, क्या क्या लक्षण हो सकते हैं। पहला है आपका, अगर सिंपल समझेंगे, मनोवैज्ञानिक आधार पर अधिगम का अर्थ प्राप्त करना, टू गेन, कुछ नई चीजें जोड़ना, स्मरण रखना, जो आपने जोड़ा है उसे मेमोरी में भी फिट करेंगे आप, स्मरण भी करेंगे उसका, तथा अनुभवों को संगठित करना, एक्सपीरियंसेस को इकट्ठा करना है। और इकट्ठा ही नहीं करना है बल्कि उनका परिष्कृत, उन्हें फिल्टर भी करना है, उन्हें इंप्रूव भी करना है ऑलवेज। तो परिष्कृत भी करना होता है, इंप्रूव भी करना होता है। जैसा आपने सीखा है उससे लगातार बढ़ते हुए, इंप्रूव करते हुए आगे बढ़ना है, राइट। क्लियर हुआ होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर। देखते हैं अधिगम में होने वाली मानसिक क्रियाएं कौन कौन सी हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहां आप लिख सकते हो, ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अधिगम में कौन कौन सी मानसिक प्रोसेस होती है, मेंटल प्रक्रियाएं घटती हैं, देखेंगे आप। पहली है निर्देशन, डायरेक्शन होता है। हम
मानसिक रूप से किसी निर्देश को फॉलो कर रहे होते हैं तो क्या होता, निर्देश दिया जाता है। मन मस्तिष्क निर्देश का पालन भी करता है। अगला क्या है, व्याख्या होती है। निर्देशन के बाद क्या होता है, व्याख्या होती है, इंटरप्रिटेशन बोलते हैं इसको। आप कभी कभी टीचर के अनुसार समझ जाते हैं, नहीं तो अपने अनुसार एक्सप्लेनेशन करते हैं। और ये प्रोसेस करता कौन है, हमारा मस्तिष्क करता है, राइट। थर्ड क्या है, सिलेक्शन है, चयन है। ऐसा नहीं है कि जो मर्जी आए वो, कुछ सिलेक्ट भी तो करते हैं। दैट्स व्हाई तीसरा आपका चयन भी करते हैं। मानसिक क्रिया चयन की भी होती है। अगला है आपका सृजन, क्रिएशन भी किया जाता है, तो मानसिक क्रिया सृजन की भी होती है। अंतर्दृष्टि, सूझ भी जुड़ी हुई होती है। और आलोचना, क्रिटिसाइज, जो आपने सीखा है, जो मानसिक क्रिया हुई है उसकी हम क्रिटिसाइज भी करते हैं, आलोचना भी करते हैं, सही और गलत के लिए। ये सभी मानसिक क्रियाएं किस लिए की जाती हैं, किसी अधिगम को प्रभावशाली बनाने के लिए। अब सिंपल सा सवाल पूछा जा सकता है, अधिगम को प्रभावशाली बनाने के लिए कौन कौन सी मानसिक क्रियाएं की जाती हैं। पहला निर्देशन, दूसरा व्याख्या, तीसरा चयन, चौथा सृजन, पांचवा अंतर्दृष्टि, छठवां आलोचना। और ये सारी क्रियाएं मानसिक क्रियाएं हैं जो कब घटित होती हैं, जब अधिगम चल रहा होता है, राइट। आई होप क्लियर हुआ होगा। अधिगम को प्रभावशाली बनाने के लिए निम्नलिखित मानसिक क्रियाएं की जाती हैं अधिगम में। आई होप क्लियर हुआ होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर, देखते हैं शिक्षण के चर। सवाल पूछा जाता है यहां से, वेरिएबल्स ऑफ टीचिंग। साधारण अर्थों में अगर बोला जाता है तो शिक्षण के मुख्य रूप से 3 चर माने गए हैं। कितने, 3 वेरिएबल होते हैं। पहला है आपका स्वतंत्र चर, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इसमें कौन सा आता है, शिक्षक आता है स्वतंत्र चर में। यानी चर 3 हैं जिनके भीतर, जिनके अंतर्गत टीचिंग का प्रोसेस घटता है। तो पहला कौन सा है आपका, शिक्षक है। शिक्षक को किस नाम से जाना गया, स्वतंत्र चर है, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। दूसरा कौन सा है, आश्रित चर है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। इसमें किसे शामिल किया जाता है, इसमें छात्र विद्यार्थी को शामिल किया जाता है। और तीसरा है आपका हस्तक्षेप अथवा मध्यस्थ, इंटरव्यूइंग वेरिएबल, जिसमें शामिल किया गया है आपके पाठ्यक्रम को, राइट। तो सिंपल समझिए, ये चीज कहां से ली गई, ये ली गई आपकी शिक्षा की परिभाषाओं से। ऐसे समझिए आप लोगों ने अक्सर 2 परिभाषाएं पढ़ी होंगी शिक्षा को लेकर, जिसमें कहा गया है शिक्षा द्विमुखी प्रक्रिया है, बाइपोलर, जिसमें टीचर और छात्र के बीच घटने वाली प्रक्रिया को एजुकेशन के नाम से जाना गया, एडम्स, राइट। और दूसरी परिभाषा जॉन डीवी की, जिन्होंने इसको निग्लेक्ट किया कि बाइपोलर नहीं है, ट्राइपोलर है। शिक्षा त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है, जिसमें शिक्षक, छात्र और पाठ्यक्रम शामिल होते हैं। पाठ्यक्रम मध्यस्थ भूमिका निभाता है। उसी आधार पर ही शिक्षण के 3 चर बताए गए हैं। एक तो शिक्षक स्वतंत्र है। स्वतंत्र क्यों है, क्योंकि वो तय करेगा छात्रों के स्तर के अनुसार शिक्षण विधियों को, शिक्षण के मेथड्स को, टेक्निक्स को, टीचिंग मटेरियल को, राइट। विषय वस्तु का चयन करेगा, किसके दृष्टिगत रखते हुए, छात्रों के। तो इसलिए शिक्षक को क्या बोल दिया गया, स्वतंत्र चर बोला गया। वो सिखाने के लिए जैसा उचित लगेगा, वैसा जिससे अच्छा सीख सके बच्चे, उसका सिलेक्शन करेगा। छात्र कैसा, आश्रित। क्लियर हो रहा, जिस अकॉर्डिंग छात्र सिखाना चाहता है, जिस अकॉर्डिंग शिक्षक सिखाना चाहता है, छात्र को उसी अनुसार सीखना है, टेक्निक्स को फॉलो करते हुए। इसलिए छात्र कैसा हो गया, आश्रित हो गया। और पाठ्यक्रम को बीच में रखना है, क्योंकि पाठ्यक्रम मध्यस्थ चर में आता है। हस्तक्षेप अथवा मध्यस्थ चर है, जिसका ध्यान रखते हुए हमें शिक्षण का प्रोसेस करना है। तो इसलिए तीनों क्लियर हो गए। साधारण अगर पूछा जाता है शिक्षण के कितने चर होते, तो 3 होते हैं। एक स्वतंत्र है, एक आश्रित है, एक मध्यस्थ है। तो स्वतंत्र चर में शिक्षक, आश्रित चर में शिक्षार्थी और मध्यस्थ में पाठ्यक्रम। बस इतना ही है।
बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर। तीनों मिलकर शिक्षण प्रक्रिया में निम्नलिखित कार्य करते हैं। टीचिंग में ये तीन चार कार्य क्या क्या करते हैं? शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम निदानात्मक कार्य करते हैं। पहला कार्य कौन सा है आपका? निदान का, डायग्नोस्टिक फंक्शन करते हैं, राइट। दूसरा कौन सा? उपचारात्मक कार्य करते हैं, रिमीडियल और प्रिस्क्रिप्टिव फंक्शन है आपका। और तीसरा कौन सा है? मूल्यांकन संबंधी कार्य है। तो डायग्नोस्टिक फंक्शन, प्रिस्क्रिप्टिव फंक्शन और इवैल्यूएटिंग फंक्शन, तीन फंक्शन किए जा रहे हैं। किसके द्वारा? शिक्षण के स्तरों के द्वारा किए जा रहे हैं, शिक्षण के चरों के द्वारा। निदान में कारण जानने की कोशिश करते हैं, उपचार में कारणों का पता लगाकर हम ट्रीटमेंट करते हैं, और मूल्यांकन में क्या करते हैं? ये जांचते हैं कि निर्धारित लक्ष्य हमने प्राप्त किए हैं अथवा नहीं किए हैं, राइट। ये तीन कार्य भी हैं तीनों चरों के द्वारा, ठीक है। आई होप यहां तक क्लियर हुआ होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर। अगला पेज देखिए, शिक्षण चरों के कार्य क्या क्या हैं। और डीप सवाल यहां से बन सकता है, तो देखते हैं। निदानात्मक क्या कार्य करता? शिक्षण की समस्या का विश्लेषण, इसका कार्य होता है शिक्षण की समस्या का विश्लेषण करना, जो प्रॉब्लम आ रही है उसका एनालिसिस करना। अगला क्या है? छात्रों के पूर्व ज्ञान का निर्धारण करना, छात्रों के पास पूर्व ज्ञान क्या है उसका निर्धारण करना। और तीसरा है व्यक्तिगत विभिन्नताओं का पता लगाना। ये किसके अंतर्गत आता है? निदानात्मक कार्यों के अंतर्गत आता है, राइट। और लास्ट है यहां पर कार्य विश्लेषण अथवा पाठ्य सामग्री का विश्लेषण। ये चार कार्य हैं जो किनके द्वारा होते हैं? निदानात्मक कार्यों के द्वारा किए जाते हैं शिक्षण में, राइट। अगला देखते हैं आपका उपचारात्मक कार्य। उपचारात्मक कार्य में कौन कौन से कार्य किए जाते हैं? पहला है आपका शिक्षण कौशल, नीति एवं युक्ति का चयन, राइट। अब हम यहां उपचार कर रहे होते हैं बच्चों को, तो फिर शिक्षण कौशल, नीतियों का, युक्तियों का चयन किया जाता है। अगला पृष्ठपोषण की प्रविधियों की व्यवस्था की जाती है। फीडबैक के लिए प्रविधियों का प्रयोग किया जाता है। फीडबैक समझ पा रहे हो आप? बच्चों में सुधारात्मक दृष्टिकोण को डेवलप करते हुए बच्चों की कमियों और अच्छाइयों को जानने की कोशिश करना, राइट। और तीसरा है निदान के अनुसार उपचार करना। जैसा निदान हुआ, जिस अकॉर्डिंग उसको जरूरत है, उसी अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे? उसका उपचार भी करेंगे, उसका ट्रीटमेंट भी करेंगे, राइट। ये किसके कार्य थे? ये उपचारात्मक कार्य थे। अगला है आपका मूल्यांकन कार्य। तो मूल्यांकन कार्य में देखेंगे दो कार्य दिए गए। एक तो मानदंड परीक्षा का निर्माण करना, रचना करना। कैसा? विश्वसनीय, मानदंड आधारित। एक अच्छी परीक्षा के चार गुण हैं: विश्वसनीयता, वैधता, उपयोगिता और एक वस्तुनिष्ठता। तो यहां पर मानदंड परीक्षा का रचना। और अगला कौन सा? व्यवहार परिवर्तन का मूल्यांकन करना। ये दो कार्य किसके? मूल्यांकन कार्य में शामिल होते हैं। तो इस तरीके से ये क्लियर हुआ होगा। आई होप सारी चीजें यहां पर क्लियर हो चुकी हैं। शिक्षण चरों के क्या क्या कार्य हैं? शिक्षण चरों के तीन कार्य हैं। एक निदानात्मक कार्य है, निदानात्मक कार्य में 4 पॉइंट दिए गए हैं। उपचारात्मक कार्य है, 3 पॉइंट दिए गए हैं। और मूल्यांकन कार्य है, 2 कार्य दिए गए। आई होप यहां तक सबका क्लियर हुआ होगा, राइट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर। शिक्षण की अवस्थाएं, फेजेज ऑफ टीचिंग। अब शिक्षण की अवस्थाएं कितनी होती हैं? एक एक चीज साइंटिफिक डिजाइन की गई है टीचिंग के लिए। वैज्ञानिक ढंग से देखो, शब्द का प्रयोग भी हुआ है वैज्ञानिक ढंग से, ऐसा ही नहीं मर्जी आई वैसे। वैज्ञानिक ढंग से शिक्षण की 3 अवस्थाएं होती हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर का की पॉइंट बन गया आपका 3। शिक्षण के प्रकार 3 हैं। शिक्षण के अन्य प्रकारों में भी जितने प्रकार की, वो भी 3 है। शिक्षण के चर भी 3 है। शिक्षण के स्तर भी 3 बताए गए और शिक्षण की अवस्थाएं भी 3 ही होती हैं। पहली कौन सी है आपकी? पूर्व क्रिया अथवा शिक्षण पूर्व की अवस्था। अब इसमें क्या होता है? सच पूछा जाए, पाठ्य तैयारी का कार्य करते हैं। विषय वस्तु का चयन, टेक्निक्स का चयन, टीएलएम का चयन,
हम तैयारी कर रहे हैं, आप ऐसे ही लगा सकते हो आप। पूर्व क्रिया, कक्ष में जाने से पहले जो एक टीचर को करना होता है वो पहला फेज है आपका शिक्षण पूर्व क्रिया अथवा शिक्षण पूर्व अवस्था, प्री टीचिंग स्टेज। क्या होती होगी? अक्सर आप मुझे बताइए, परंपरागत क्लासेस में बहुत बार ऐसा देखा गया है, टीचर क्लास में जाता है ऐसे ही और बच्चों से पूछता है आओ क्या पढ़ोगे। ऐसा नहीं है, इसलिए बोला जाता है टीचर इज ऑलवेज लर्नर, क्योंकि वो पढ़कर ही आता है, वो तैयारी कर कर आता है। एक अच्छा टीचर ऑलवेज तैयारी करके आएगा। अगर तैयारी नहीं की तो सोच लो आप, लक्ष्य पाना मुश्किल होगा टीचिंग का। सिंपल सी बात। ऐसे ही जैसे एक व्यक्ति जब घर से निकलता है कि मुझे दिल्ली जाना है तो वो दिल्ली पहुंचता है, और एक व्यक्ति सुबह निकला कि मुझे कहीं जाना है, तो आपको पता है समय का लॉस होता है, मेहनत भी, हमारा प्रयास भी, क्षमता भी लॉस होता है इन सब का, लेकिन हम लक्ष्य तक पहुंच पाते हैं इसका कोई गारंटी नहीं है। भटकते भटकते कहीं पहुंच गए तो पहुंच गए। इसका मतलब पूर्व क्रिया अथवा शिक्षण पूर्व अवस्था, ये क्लास में जाने से पहले की अवस्था होती है, राइट। चलिए, दूसरा है आपका अंतः प्रक्रिया अवस्था अथवा शिक्षण अवस्था। इसमें क्या होता, इसमें टीचर जब क्लास में पहुंच जाता है, एंट्री कर लेता है स्टूडेंट्स के सामने, तब का कार्य होता है। अब टीचर क्लास में पहुंच कर क्या करता होगा, आप मुझे बताओ क्या करता होगा? कक्षा में प्रत्येक बच्चे को देखता है कि वो व्यवस्थित है कि नहीं है, फर्नीचर व्यवस्थित है कि नहीं है। ऐसा तो नहीं कहीं क्लासरूम अव्यवस्थित है। अगर ये सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं तभी वो आगे बढ़ता है, राइट। छात्रों से प्रश्न पूछना, छात्रों के प्रश्नों का उत्तर देना, ये सारे कार्य किसमें आते हैं? अंतः प्रक्रिया अथवा शिक्षण अवस्था में आते हैं। और अंतिम कौन सा है आपका? अंतिम है आपका उत्तर क्रिया अवस्था अथवा शिक्षण बाद की अवस्था। अब ये कौन सी है? पाठ समापन के बाद की, टीचिंग कंप्लीट हो जाने के बाद। अगर इसमें पूछेंगे तो शिक्षण कार्य समाप्त हो जाता है और क्या होता? सीखे गए शिक्षण का मूल्यांकन होता, सीखे गए ज्ञान का मूल्यांकन किया जाता है इसमें कि कहां तक बच्चों ने पाया या नहीं पाया, राइट। छात्रों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है इसमें और उनके सुधार के लिए तैयारी की जाती है। तो ये 3 फेजेज हैं शिक्षण की अवस्थाओं की। पहली अवस्था है आपकी शिक्षण पूर्व अथवा शिक्षण पूर्व अवस्था, दूसरी है अंतः प्रक्रिया अथवा शिक्षण अवस्था, तीसरी है उत्तर क्रिया अथवा शिक्षण बाद की अवस्था, राइट। आई होप क्लियर हुए होंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज आपका मूल्यांकन से ही संबंधित है। हमने कितना सीखा है, उन सभी प्रश्नों के जवाब यहां से आपको देने हैं कि कितनी लर्निंग करी है हमने। तो राइट, ये सेगमेंट आपका क्वेश्चन सेगमेंट है, इसमें हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आप लोग एक एक क्वेश्चन को पढ़कर आंसर करेंगे हमेशा की तरह, राइट। तो पहला क्वेश्चन आपके लिए आपकी स्क्रीन पर, शिक्षण का कौन सा एक प्रकार नहीं है? अगर आपने पढ़ी है पूरी लेक्चर तो आप इसका आंसर कर पाएंगे। शिक्षण का कौन सा एक प्रकार नहीं है? ऑप्शन ए हस्तक्षेप रहित शिक्षण, बी जनतंत्रात्मक शिक्षण, तीसरा सी एक तंत्रात्मक शिक्षण और चौथा स्वतंत्रात्मक शिक्षण। तो डियर स्टूडेंट, मुख्य रूप से 3 प्रकार बताए गए हैं आपके। कौन कौन से हैं आप खुद देख सकते हो आप। हस्तक्षेप रहित ये है, जनतंत्रात्मक, लोकतंत्रात्मक डेमोक्रेटिक है, एक तंत्रात्मक है, ये नहीं है। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? डी हमारा आंसर हो जाएगा। स्वतंत्रात्मक शिक्षण कोई प्रकार नहीं दिया गया है। क्लियर हुआ? ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर अगले क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन नंबर 2, शिक्षण का वह प्रकार जिसमें शिक्षक अपने विचारों को बलपूर्वक छात्रों पर थोपता है। ऑप्शन ए जनतंत्रात्मक, ऑप्शन बी एक तंत्रात्मक, ऑप्शन सी लोकतंत्रात्मक, ऑप्शन डी हस्तक्षेप रहित शिक्षण। आप पढ़कर आए हैं, आंसर करेंगे आप। वेरी गुड, लगभग सबका सही है। एक तंत्रात्मक, ऑटोक्रेटिक टीचिंग में, राइट। इसमें शिक्षक क्या करता है? अपने विचारों को बलपूर्वक छात्रों पर थोप देता है, एक तंत्रात्मक शिक्षण में। ठीक है, क्लियर हुआ है ये। चलिए
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में किस शिक्षण के प्रकार पर कम बल दिया जा रहा है? अगर आज पूछा जाता है वर्तमान में 21वीं शताब्दी में जहां चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात चल रही है, तो किस शिक्षण व्यवस्था पर कम फोकस किया जा रहा है, कम बल दिया जा रहा है? पहला ऑप्शन कह रहा हस्तक्षेप रहित पर, ऑप्शन बी कह रहा लोकतंत्रात्मक पर, ऑप्शन सी कह रहा एक तंत्रात्मक पर, डी कह रहा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो डी को तो पहले ही क्रॉस कर दें, कोई ना कोई तो जरूर है, ये तो है नहीं आपका, राइट। एक तंत्रात्मक पर कम बल दे दिया जा रहा, जहां टीचर बलपूर्वक थोपता है अपना ज्ञान, उस शिक्षण प्रणाली को, उस शिक्षण को आज की डेट में नहीं माना जा रहा, या फिर कम प्रभावी मानी जा रही है। कौन कौन सी प्रभावी है? एक तो लोकतंत्रात्मक है और हस्तक्षेप रहित, राइट। क्लियर हुए होंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, शिक्षण के इस प्रकार में शिक्षक एक फैसिलिटेटर का कार्य करता है। आप सबको आना चाहिए फैसिलिटेटर, बहुत पूछा जाता। ऑप्शन ए कह रहा एक तंत्रात्मक शिक्षण, बी कह रहा लोकतंत्रात्मक शिक्षण, सी कह रहा जनतंत्रात्मक शिक्षण, डी कह रहा हस्तक्षेप रहित शिक्षण। कौन सा सही होगा? डियर स्टूडेंट्स, बिल्कुल सही है, डी विल बी राइट आंसर। डी आपका हस्तक्षेप रहित शिक्षण में शिक्षक की भूमिका कैसी होती है? फैसिलिटेटर होती है, सुविधा प्रदाता होती है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5 आपके लिए, शैक्षिक व्यवस्था के आधार पर शिक्षण का कौन सा प्रकार नहीं है? शैक्षिक व्यवस्था के आधार पर अलग अलग अन्य प्रकार, अन्य आधारों पर शिक्षण को बांटा गया है। तो यहां पूछा जा रहा शैक्षिक व्यवस्था के आधार पर शिक्षण का कौन सा प्रकार नहीं है। ऑप्शन ए कह रहा मनोगत्यात्मक, ऑप्शन बी कह रहा अनौपचारिक, ऑप्शन सी कह रहा औपचारिक, ऑप्शन डी कह रहा निरौपचारिक। तो डियर स्टूडेंट्स क्लियर हैं, ये तीन तो हैं, ए नहीं है मनोगत्यात्मक, राइट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6, शिक्षण पुनर्वलन की आकस्मिकताओं का क्रम है, यह कथन, यह परिभाषा दी है। ऑप्शन ए गेज ने, ऑप्शन बी स्मिथ ने, ऑप्शन सी स्किनर ने, ऑप्शन डी रॉइंस ने। परिभाषा आपने पढ़ी है, आंसर क्लियर होगा आपका, कंफर्म होगा आपका, सी विल बी राइट। ये परिभाषा स्किनर की है। मैंने बोला था पुनर्वलन को आप कीवर्ड बना सकते हो, पुनर्वलन शिक्षण से रिलेटेड जहां प्रयोग हो रहा स्किनर का होगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन सी शिक्षण की एक विशेषता नहीं है? शिक्षण की बहुत सारी विशेषताएं आपने पढ़ी हैं, अब पूछ रहा कौन सी विशेषता नहीं है शिक्षण की। ऑप्शन ए कह रहा है शिक्षण प्रगतिशील होता है, प्रोग्रेसिव होता है। बी ऑप्शन कह रहा है शिक्षण संदेशात्मक होता है, इंफॉर्मेटिव। सी कह रहा शिक्षण कला एवं विज्ञान दोनों होता है, आर्ट एंड साइंस। डी कह रहा शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया, सोशल प्रोसेस है। आप चुनेंगे और उम्मीद है वेरी गुड सबका सही भी है। नहीं पूछा गया यहां पर, निगेटिव पैटर्न पर सवाल है, तो बी आपका राइट हो जाएगा। शिक्षण संदेशात्मक नहीं बल्कि निर्देशात्मक होता है। शिक्षण कैसा होता है? निर्देशात्मक होता है, ठीक है। तो इस तरीके से 7th क्वेश्चन भी क्लियर होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, शिक्षण का हस्तक्षेप चर होता है, हस्तक्षेप चर, इंटरफेरेंस वेरिएबल। ए कह रहा शिक्षक, बी कह रहा पाठ्यक्रम, सी कह रहा छात्र, डी कह रहा प्रशासन। आप आंसर करिए। शिक्षण का हस्तक्षेप चर होता है। डियर स्टूडेंट्स, चर 3 होते हैं, एक स्वतंत्र होता है, एक आश्रित होता है और एक मध्यस्थ होता है। तो यहां पर कौन सा पूछा जा रहा है आपका? हस्तक्षेप। हस्तक्षेप पूछा जा रहा है आपका मध्यस्थ। तो मध्यस्थ कौन सा हो जाएगा? मध्यस्थ आपका हो जाएगा बी,
पाठ्यक्रम को ही कहा गया हस्तक्षेप, क्योंकि पाठ्यक्रम के अनुसार ही हस्तक्षेप किया जाएगा, यानी टीचर छात्र को पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग ही शिक्षण कार्य करेगा। ठीक है, इसलिए हस्तक्षेप चर बोला गया पाठ्यक्रम को। आई होप क्लियर हुआ होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, शिक्षण में पृष्ठ पोषण की प्रविधियों की व्यवस्था डैश के अंतर्गत आती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। शिक्षण में पृष्ठ पोषण की प्रविधियों की व्यवस्था डैश के अंतर्गत आती है। आप मुझे बताइएगा, ए कह रहा निदानात्मक कार्यों में, बी कह रहा मूल्यांकन कार्यों में, सी कह रहा उपचारात्मक कार्यों में, डी कह रहा इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल सही है, सी विल बी राइट आंसर। उपचारात्मक कार्यों में पृष्ठ पोषण प्रविधियों का प्रयोग किया जाता है, फीडबैक टेक्निक्स का प्रयोग किया जाता है उपचारात्मक कार्यों में। राइट, क्लियर हुआ। चलिए बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, छात्रों से प्रश्न पूछना एवं उत्तर प्राप्त करना शिक्षण की किस अवस्था में आता है? शिक्षण की 3 अवस्थाएं पूछ रहा है। प्रश्न पूछना एवं उत्तर प्राप्त करना शिक्षण की किस अवस्था में आता है? ऑप्शन ए उत्तर क्रियावस्था, ऑप्शन बी कह रहा शिक्षण बाद की अवस्था, ऑप्शन सी कह रहा पूर्व क्रिया अवस्था, डी कह रहा अंतः प्रक्रिया अवस्था। आप इस पोर्शन को पीछे जाकर फिर से समझ सकते हैं लेक्चर में, जिन बच्चों को डाउट हो। किसी भी सवाल के लिए अगर आपको लगता सवाल बनता है तो फाइनली मैंने हर कोशिश की है कि सवाल को बड़ा आसानी से क्लियर किया जा सके। अगर आपको कंट्राडिक्शन लगता है तो पहले तो लेक्चर देख लीजिए, अगर लेक्चर में भी क्लियर नहीं होता है तो फिर आप मुझे मैसेज कर सकते हो। राइट, तो पूछा जा रहा छात्रों से प्रश्न पूछना, उत्तर प्राप्त करना, ये मध्यस्थ होगा और मध्यस्थ को क्या बोला गया? अंतः प्रक्रिया अवस्था। एट ए टाइम ऑफ टीचिंग, क्लासरूम की है तो क्लासरूम हो जाएगा। उत्तर क्रिया, अब देखेंगे उत्तर क्रिया भी बाद की है, शिक्षण बाद की, ये दोनों एक ही हैं, ए और बी, और ये पूर्व पहले की है। तो शिक्षण की अवस्थाओं में पहली अवस्था पूर्व क्रिया अवस्था हो गई, दूसरी कौन सी हो गई? अंतः प्रक्रिया अवस्था हो गई, और तीसरी कौन सी हो गई? उत्तर क्रिया अथवा शिक्षण बाद की अवस्था। तो यहां पर प्रश्न पूछना और उत्तर प्राप्त करना आपका डी राइट हो जाएगा। आई होप सबका क्लियर हुआ होगा। राइट, तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आज का लेक्चर और उससे संबंधित महत्वपूर्ण 10 क्वेश्चन। बताइए आप लोगों को कैसा लगा ये लेक्चर, कमेंट करके। आपने कितना नया सीखा? आप सबको इसी तरीके से सिखाने के लिए मैं लगातार कोशिश करता रहूंगा। ठीक है, आपके कमेंट मुझे ये बताते रहेंगे कि मुझे कहां कहां अपनी टीचिंग में इंप्रूव करना है, क्योंकि मैं चाइल्ड सेंटर्ड को फॉलो करता हूं और आपके विकास की बात करता हूं, बच्चों के विकास की बात करता हूं। इसलिए ये लगातार मैं कोशिश करता रहूंगा कि आपकी परेशानियों को हर पल दूर करने की कोशिश करता रहूं। ठीक है, तो कैसा लगा आज का लेक्चर कमेंट करके बताइएगा। एक बार पुनः उन सभी बच्चों को बधाई, शुभकामनाएं जो सिलेक्ट हुए हैं, और जो रह गए हैं उनके लिए एक सुझाव कि मन से तैयारी करें, अभी भी वक्त है, कुछ बिगड़ा नहीं, अगली भर्ती आपका इंतजार कर रही है। आप अपने आप को कितना तैयार कर पाते हैं ये आपके ऊपर तय करेगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।